हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे यूनिट 10 जिसमें हम बात करेंगे विद्यालय का प्रबंधन, विद्यालय का मैनेजमेंट किस तरह से करना होता है। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और मैं आशा करता हूं कि अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी, क्वेश्चंस का रिवीजन पीडीएफ से रिवीजन कर लिया होगा और अपने लेवल प्रैक्टिस आप कर ही रहे होंगे। डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और यार कमेंट कर दिया करो, कुछ भी कमेंट कर दिया करो, अच्छी लगी बुरी लगी, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियोस को देख रहे हो, पसंद आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते तो मैं उस तरह का जो एंगेजमेंट है वो एंगेजमेंट बिल्डअप नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कुछ भी कमेंट कर दिया करो आपको जो जो सही लगे। ठीक, हेलो हाय बोल दिया करो, गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून जैसे कुछ भी बोल दिया करो। ठीक है, यूनिट 10 को कंटिन्यू करेंगे और एक डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है DSSB वालों के लिए, ताकि आप सभी लोग एक जगह इकट्ठे होकर अपने डाउट्स पूछ सको, मीन्स आपस में डिस्कस कर सको। और मैं उसका सॉल्यूशन तभी दे पाऊंगा जब मैं फ्री रहूँगा, या फिर कोई मुझे टैग करके क्वेश्चन पूछेगा तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा देख पाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा शेड्यूल में मेरा थोड़ा बिजी ही रहता है। ठीक है, तो यूनिट 10 स्टार्ट करेंगे। विद्यालय का मैनेजमेंट क्या है, विद्यालय का मैनेजमेंट। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात तक कुछ लोग करते हैं कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे यार, टेंशन काहे लेते हो। एन समरी खत्म होने तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। एक्चुअली मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डाटा की, क्योंकि मेरे पास मेरे मोबाइल में 2 GB डाटा आता है, उसी से मुझे मेरा भी काम चलाना है, वीडियो भी रिकॉर्ड करना है। और आज कुछ सेटिंग्स के चक्कर में 3-4 सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए तो आधा तो खत्म हो ही गया। तो ये समस्या है मेरे साथ में मेन प्रॉब्लम की बात करूँ तो चलो, तो प्रॉब्लम्स तो सभी के साथ होती हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट को। प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें सहयोगी समूह विद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्देश करता है। प्रबंधन की कुछ परिभाषा है, कुछ डेफिनेशंस दी हुई है मैनेजमेंट के बारे में। हालांकि मैनेजमेंट क्या है आप सभी जानते ही हो। मैनेजमेंट में क्या होगा भाई, कुछ लोग मिलकर किसी काम को सही तरीके से करने के लिए काम कर रहे होंगे कि यार जो काम है वो सही तरीके से हो सके, जो जो हमने स्टेप्स बनाए उसके अकॉर्डिंग चल सके, ताकि हमारे काम में किसी तरह की समस्या ना आए, वही तो आपका मैनेजमेंट होता है। इसी कुछ डेफिनेशन से अगर याद रह जाए तो ठीक है, याद ना रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेफिनेशन याद नहीं रहती, किसी को भी नहीं रहती, मुझे भी नहीं रहती। तो एक आध क्वेश्चन हम छोड़ भी देंगे तो क्या ही हो जाएगा। 98 99 तो हम अटेम्प्ट कर आएंगे ही। आगे हम बात करें किसी संस्था के प्रबंधन में कई संस्थाओं का प्रयोग प्रतिफल, कई संस्थानों जो कि एक इनपुट की तरह कार्य करते हैं, इनका जो प्रतिफल होता है वो आउटपुट प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं प्रोसेस द्वारा किया जाता है। एक इनपुट चीज है, एक आउटपुट चीज है और एक प्रोसेसिंग है। इनपुट क्या है, विद्यालय, अगर हम विद्यालय प्रबंधन की बात करें तो विद्यालय प्रबंधन में इनपुट कौन कौन सी सामग्री आएंगी, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा विद्यालय का, जो सुविधाएं रहेंगी, जो निधियां रहेंगी, जो शिक्षक रहेंगे, विद्यार्थी शिक्षण अधिगम विद्यालय तथा अन्य जो सामग्री रहेंगी, ये सारे हमारे इनपुट के अंदर आते हैं। विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक पाठ्य सहगामी क्रियाओं उपलब्धि, विद्यालयों की जो उपलब्धि होती है, शिक्षक का व्यावसायिक विकास, टीचर ने अपने आप को कितना डेवलप करा है, ये हमारा किस में आएगा, ये हमारा आउटपुट के अंदर आएगा। तो याद रखिएगा इनपुट और आउटपुट के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के 5M। ये क्या है, ये है हमारे मैनेजमेंट के 5M। ये से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, 5P क्या है, 5M क्या है, इस तरह के क्वेश्चन। 5M में क्या आएगा, सबसे पहले मनी, मैन पावर, मेथड, मटेरियल, मशीनरी। हालांकि ये सीक्वेंस में नहीं, किसी भी सीक्वेंस में आप इन्हें याद कर ही सकते हो। तो मनी, मैन पावर, मेथड, मटेरियल और मशीनरी, ये है 5M। चार थे, ये है 5M किसके, मैनेजमेंट के। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात करेंगे। और हो सकता है आज जो मेरी क्लास थोड़ी बहुत बफर करती थी वो आज बफर नहीं करेगी, क्योंकि उसी की सेटिंग के चक्कर में आज कहीं आधा डाटा खत्म हो गया। अब देखते हैं पूरा दिन कैसे निकलेगा, इवन आधी रात। चलो जो भी है। प्रबंधन की प्रकृति, प्रबंधन की प्रकृति क्या होती है, प्रबंधन की विशेषताएं क्या होती हैं। अगर हम प्रबंधन की विशेषताओं की बात करें, यानी कि जो मैनेजमेंट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। पहली बात तो ये लक्ष्य उन्मुखी रहेगा, यानी कि जो एक लक्ष्य है, जो एक गोल है, उसकी तरफ ओरिएंटेड रहेगा। सर्वव्यापकता, ऐसा है कि जो पूरे लक्ष्य में अप्लाई हो सके। समेकित प्रक्रिया, हर एक को इंक्लूड करते हुए चले। सामाजिक प्रक्रिया, थोड़ा सोशल लेवल हो। क्रियाकलाप आधारित, उसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो, सामूहिक गतिविधियां हो, कला व विज्ञान दोनों, आर्ट भी हो और उसमें साथ के साथ साइंस भी हो। निरंतर प्रक्रिया, कंटिन्यूस होना चाहिए, ऐसा नहीं बीच में रुक गया फिर चल रहा है। अमूर्तता होनी चाहिए उसमें, रचनात्मकता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या हो गई, ये विशेषता हो गई किसकी, प्रबंधन की, यानी कि मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, इवेल्युएटिंग। core of management is decision making and the key aspects are resources and objectives। पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैनेजमेंट होता है इसका मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है इसका डिसीजन मेकिंग, डिसीजन को
बढ़ाना, डिसीजन को, निर्णय लेने की क्षमता, ठीक। और इसमें दो की एस्पेक्ट्स हैं, एक रिसोर्सेस, एक ऑब्जेक्टिव्स। आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं और क्या क्या आपके उद्देश्य क्या हैं उसको प्राप्त करने की, कोई भी एक गोल है, उस गोल को प्राप्त करने के लिए आपके पास रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, ये आप मैनेजमेंट में देखोगे। और साथ में आप ये देखोगे कि आपका उद्देश्य क्या है उस गोल को प्राप्त करने के पीछे, ठीक है। मैं बात करूं, मुझे या फिर आपको DSSP एग्जाम निकालना है। अब DSSP एग्जाम निकालने के लिए आप मैनेजमेंट कर रहे हो कि मुझे किस तरह से पढ़ाई करना है। अब इस मैनेजमेंट करते टाइम आप रिसोर्सेज देखोगे कि मेरे पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं जिसके थ्रू मैं पढ़ाई करूंगा, ठीक। आप देखोगे, फर्स्ट पार्ट तो चलो कॉमन है, सेकंड पार्ट की हम बात करें CDP की, तो आप देखोगे CDP के मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, मेरे पास नोट्स कौन से हैं, मेरे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस कौन से हैं, यूट्यूब पर कौन सा कंटेंट अवेलेबल है, तो वहाँ से आप रिसोर्सेज इकट्ठा करोगे। फिर आप ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है भाई प्राप्त करने का, जो प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है। अगर ये दोनों चीज़ें सही बैठती हैं तो आप अच्छी तरीके से उसे मैनेज कर सकते हो, ठीक। ये चार्ट आप चाहें तो याद रख सकते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। प्रबंधन के तत्व, मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट को कुछ निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, हालांकि कंपोनेंट्स पढ़ लेंगे अभी। पारिस्थितिक विश्लेषण, सिचुएशनल एनालिसिस, इनके बारे में डिटेल में नीचे दिया हुआ है। प्रविधियों की रचना, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, पहले तो आप सिचुएशन को एनालिसिस करोगे, किस सिचुएशन को आपको मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल, हमें तो गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो हमने परिस्थिति ऐसी है कि हमें जॉब लेना है, ठीक। हम उसको एनालिसिस करेंगे कि यार क्या परिस्थिति है, कैसे जॉब लगेगी, एग्जाम फॉर्म वगैरह के बारे में जो भी है। फिर आप स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करोगे कि यार मैं अब स्ट्रेटेजी कैसे बनाऊं जॉब प्राप्त करने के लिए, मैं किस किस स्टेप्स को मुझे फॉलो करना होगा। तो आई भाई जैसे कई लोगों ने बना रखा होगा कि यार सबसे पहले मैं उठकर मैं CDP को थोड़ा बहुत पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं मैथ्स पढ़ूंगा, फिर मैं थोड़ा रीजनिंग प्रैक्टिस करूंगा। यदि मैथ्स और रीजनिंग आपका अच्छा है तो आप GK पढ़ोगे, थोड़ा करंट पढ़ोगे, फिर अगेन आप थोड़ा CDP को पढ़ोगे क्योंकि CDP का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो ये आपने क्या करा, स्ट्रेटेजी बना ली। बीच में आप एक आध जगह जो यूट्यूब पर प्रैक्टिस करा रहे हैं, काफ़ी एजुकेटर्स काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस वो करा रहे हैं, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपने क्या बना, ये आपने स्ट्रेटेजी बना ली। अब ये स्ट्रेटेजी बनाने के बाद आप क्या करोगे, इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करोगे। आपने स्ट्रेटेजी बना ली, अब डेली आप ये काम कर रहे हो, डेली काम करते 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 मान लो आपको हो गया 1 मंथ। अब 1 मंथ ये काम करते हो गया, तो फिर आप देते हो एक मॉक। उस मॉक में देखते हो कि यार मेरी परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव हुई, तो आप क्या करोगे, आप उस स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट करोगे, इवेल्युएशन करोगे उस स्ट्रेटेजी का। आई बात समझ में किस तरह से मैनेजमेंट आपका चलेगा। सबसे पहले हमने सिचुएशन को एनालिसिस करा, फिर उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई, फिर उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करा, फिर हमने कुछ टाइम बाद उसको इवेल्युएट करके देखा कि यार ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही है। हो सकता है आपके मौके में बिल्कुल भी एक नंबर का भी अंतर ना आए, ठीक है, एक नंबर का भी अंतर ना, और आपको पता है यार आपने जो पढ़ा उससे कुछ उससे कुछ रिजल्ट ही निकल कर नहीं आया। तो फिर आप क्या करोगे, आप स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा और टाइम और थोड़ा सा चेंज कर दोगे कि हो सकता है आप किसी गलत एडुकेटर को फॉलो कर रहे हो, हालांकि सारे अच्छे ही पढ़ाते हैं। हो सकता है आपके पास CDP की जो बुक हो वो और अदर एग्जाम्स पर बेस्ड हो, मान लो वो CTET लेवल की, और आप अभी DSSP की तैयारी कर रहे हो, जबकि दोनों की CDP में काफ़ी अंतर है। आई बात समझ में। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी स्ट्रेटेजी को प्रॉब्लम क्रिएट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बता दिया परिस्थिति विश्लेषण क्या है, प्रविधियों की रचना क्या है, प्रविधियों का क्रियान्वयन क्या है, इन्हें आप पढ़ लेना, प्रविधियों का मूल्यांकन क्या है। मैनेजमेंट तथा कार्यकर्ता क्या होते हैं, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज दोनों ही प्रविधियों की रचना में सहभागी होते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रविधि के क्रियान्वयन को भिन्न परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि यार भाई जो प्रविधियों की संरचना होती है, स्ट्रेटेजी का फॉर्मुलेशन होता है, उसमें कौन रोल प्ले करता है, मैनेजमेंट करता है, एम्प्लॉइज करते हैं, बोथ करते हैं, नन ऑफ दिस करते हैं, आपको बोर्ड टिक करना है। आई बात समझ में। प्रबंधन के नियम तथा कार्य, प्रबंधन के नियम तथा कार्य क्या होते हैं, सबसे पहले करोगे आप क्या, प्लानिंग। प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग में क्या 5 प्रश्न सम्मिलित हैं प्लानिंग में, कौन कौन से, क्या प्लानिंग करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कौन करेगा और कैसे करना है, ठीक। क्या प्लान करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कौन करेगा और कैसे करना है, ये 5 प्रश्न शामिल हैं किसमें, प्लानिंग में। नियोजन के लिए यानी कि प्लानिंग के लिए आवश्यक है कि प्रबंधक अपनी संस्था के बारे में जागरूक हो, बिल्कुल सही बात है, ये तो ऑब्वियस है। प्रबंधक एक अच्छे निर्णय करता हो यानी कि अच्छा डिसीजन मेकिंग हो। निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रजातांत्रिक उपागम का उपयोग हो। प्रजातांत्रिक उपागम मतलब हर एक व्यक्ति की बात सुनी जाए,
नियोजन भविष्य के कार्यों का वैज्ञानिक अनुमान लगाना है, यह समन्वय का एक कार्य है। ये चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है, ये कोई ऐसा समझाने का है नहीं। जहाँ पे समझाने का रहेगा वहाँ पे मैं बिल्कुल रुक कर समझाऊंगा, और जहाँ पर जस्ट ऐसा रहेगा ठीक है पढ़ने समझ में जाएगा, वहाँ पर हम स्किप करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें टाइम का भी ध्यान रखना है। उद्देश्यों का निर्धारण, ये कुछ पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट, किसके बारे में लिखे हैं ये पॉइंट्स? हम कहाँ पर और कहाँ जाना चाहते हैं, इसके बीच के अंतर को नियोजन द्वारा पूरा किया जाता है। नियोजन के निम्नलिखित चरण हैं। जो आप प्लान करोगे उस प्लानिंग के भी कुछ स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले स्टेब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स, जो आपका गोल है, जो आपके उद्देश्य हैं, उस उद्देश्यों का निर्धारण करोगे। आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेस, उस उद्देश्य के लिए क्या क्या रिसोर्सेस आपके पास होना चाहिए। मेकिंग फोरकास्ट, भविष्य के कार्यों की उद्घोषणा की, हम इसे किस तरह से आगे काम करने वाले हैं। फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, नॉर्म्स एंड रूल्स, जो वहां पर जाने के लिए क्या स्ट्रेटजीज लगेंगी, क्या रूल्स बनाएंगे, क्या पॉलिसीज हम बनाएंगे, इन सबकी रचना करना। कार्य योजना, बजट आदि का निर्माण, फिर आप इसके लिए एक्शन प्लान एंड बजट वगैरह निर्धारण करोगे, क्योंकि बजट जरूरी है, बिना बजट के कैसे काम चलेगा। मान लो आप DSSB की ही प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मान लो आप कोई पेड कोर्स खरीदने चाहते हो, ठीक है, हालांकि मुझे नहीं लगता DSSB का कोई अच्छा पेड कोर्स होगा, हो सकता है, हो भी सकता है, मैंने कोई पढ़ा नहीं इतना, तो मुझे पता नहीं। अगर आप कोई पेड कोर्स खरीदने जाते हो DSSB का, तो भाई आप पेड कोर्स खरीदने जा रहे हो, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा बजट, यार मेरे बजट में ये कोर्स है या फिर नहीं है, ठीक है, क्योंकि बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई कोर्स आपको 6,999, 7,999 कहीं 10,000, 5,000, 8,000, अलग अलग प्राइस पर सब लोग बेच रहे हैं अपना अपना कोर्स। तो आप ये देखोगे कि मेरे बजट में कौन सा है, और आप साथ साथ फिर ये भी देखते हो कि यार मैं आपको किस व्यक्ति का कोर्स पसंद आता है, किस व्यक्ति से पढ़ना पसंद आता है। पहले तो आप उसको सिलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद उसके कोर्स को सिलेक्ट करोगे। कई बार हो सकता है आपको कोई व्यक्ति पसंद ना आए, लेकिन उसका कोर्स सस्ता हो तो आप उसका कोर्स खरीद लो। कई बार ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हो उसका ही कोर्स सबसे सस्ता हो तो आप वही खरीद लो। यही बात समझ में? तो ऐसे ऐसी चीज़ चलती है। कई बार ऐसा होता है कि आप एडजस्ट कर लेते हो और कोर्स खरीद लेते हो, जो भी सिचुएशंस आपके सामने रहती हैं आप जानो। बजट बनाना, भविष्य की योजनाओं को संख्यात्मक अभिव्यक्ति को बजट के रूप में परिभाषित किया जाता है। बजट की डेफिनेशन है, भविष्य की योजनाओं के संख्यात्मक अभिव्यक्ति को बजट कहते हैं। एक निश्चित अवधि के लिए पूरी योजना जो संस्थान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रदर्शित करता है। यदि बजट ठीक प्रकार से बनाया जाए तो यह नियोजन और नियंत्रण प्रणाली की भांति कार्य कर सकता है। बजट जो है ना, बजट ही एक तरह से किसका काम कर सकता है? बजट प्लानिंग का काम कर सकता है और नियंत्रण प्रणाली का काम कर सकता है, कंट्रोलिंग सिस्टम का काम कर सकता है, ठीक है। तो याद रखना कि जो बजट है ना आपका, वो ही दो तरह से काम कर रहा है आपका। कौन कौन से दो तरीके? एक तो प्लानिंग की तरह काम कर रहा है, और दूसरा आपका कंट्रोलिंग स्ट्रेटेजीज, कंट्रोलिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा है, ठीक। ये पढ़ लीजिएगा। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है? योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक मानवीय तथा भौतिक संसाधनों को एक साथ मिलाना, ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजिंग, ठीक। अब आपने कोई प्लानिंग जो है, अब उस प्लानिंग को के क्रियान्वयन कर रहे हो, उसको आप चला रहे हो, तो वहाँ पर आप कुछ लेबर्स रखोगे, मीन्स कुछ क्या बोलेंगे, लोगों को रखोगे, और साथ के साथ आपको कुछ इक्विपमेंट्स को यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मान लो फ्यूचर में, अगर मान लो मैं अपने चैनल थोड़ा बहुत ग्रो हो गया, हालांकि ग्रो क्या हो रहा है, अपना चैनल तो धक्के खा खा के चल रहा है, ठीक है, जो भी है। मान लो अपने चैनल भविष्य में थोड़ा सा ग्रो होता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज बनाऊँ, ऑर्गेनाइजेशन एक इस्टेब्लिश करूँ। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए मैंने पहले प्लानिंग कर ली। अब प्लानिंग करने के बाद मुझे यार कुछ लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी। कोई होगा जो टेक्निकल फील्ड संभाल रहा होगा, मैं CDP संभाल रहा हूँ, कोई अदर सब्जेक्ट संभाल रहा होगा। तो ये कौन होगा? ये लोग होगा। ये लोगों को मैंने इकट्ठा करा, यानी अलग अलग टीचर्स को मैंने इकट्ठा करा, जो ऐप डेवलपर हैं उनको इकट्ठा करा, जो वेबसाइट संभालते हैं उनको इकट्ठा करा, ठीक है, जो भी ITs हैं वो सारे। और साथ के साथ फिर मुझे कुछ भौतिक संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि पहले तो मुझे एक जगह चाहिए रहेगी, एक अच्छा सा हॉल चाहिए रहेगा, उसमें अलग अलग कमरे बने होने चाहिए। साथ में मुझे एक बोर्ड चाहिए रहेगा, जो आजकल वो बोर्ड आते हैं ना, वो वाले बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड जो आते हैं, स्मार्ट बोर्ड चाहिए रहेगा। मुझे एक नेट कनेक्शन चाहिए रहेगा, एक अच्छे मीन्स एक अच्छे क्या बोलते हैं, अच्छे प्रोसेसर के मुझे PC चाहिए रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुए, जो मैं इक्विपमेंट्स इकट्ठे कर रहा हूँ, ये फिजिकल रिसोर्सेस हो गए, और जो मैंने लोगों को इकट्ठा करा, इन सबको अब मैं साथ में मिला के चलाऊंगा, ठीक। ये आपका क्लास रहेगा, आपको यहाँ पे क्लास लेना है, इस वाइट बोर्ड पर आपको क्लास लेना है। इन सबको क्या करूंगा, मैं मिला के चला रहा हूँ। अब इसको मैं कितने अच्छे से मिलाकर चलाता हूँ, वो ही है मेरी ऑर्गेनाइजिंग पावर।
आई बात समझ में? इन सबको मैं कितने अच्छे से मिला के चला पाता हूँ, वही क्या रहेगी, मेरी ऑर्गेनाइजिंग पावर रहेगी। आई यहाँ तक बात समझ में? आगे हम बात कर लेते हैं संगठन की संरचना, प्रशासन, जिम्मेदारी, संबंध, फिर पढ़ लेना ये सारे पॉइंट। इतने तो समझदार आप लोग हो गए ना अभी तक पढ़ते पढ़ते। संगठन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं, कौन कौन से चरण शामिल है पढ़ लेना, कोई इसमें समझाने काम है नहीं है। डायरेक्टिंग, निर्देशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो मैंने मैनेज कर लिया, मैंने ऑर्गेनाइज भी कर लिया सब, अब सबको ऑर्गेनाइज तो मैंने कर लिया, अब सबको डायरेक्शन देना भी तो मेरा ही काम रहेगा। क्या होता है डायरेक्शन? डायरेक्शन है जिसका अर्थ होता है कार्य करना, मतलब कि एक प्रबंधक योजना बनाने, संगठित करने का कार्य कर सकता है, परंतु उचित परिणाम तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक कि योजना का क्रियान्वयन नहीं हो जाता। एक निर्देशन द्वारा ही संभव है, जिसका अर्थ है कार्य करना। निर्देशन प्रबंधन प्रक्रिया का भय अंग है, जो संस्था के कार्यकर्ताओं को निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए प्रभावशाली तथा दक्षतापूर्ण ढंग से काम करने के लिए सक्रिय बनाता है। भाई मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया, सबको ऑर्गेनाइज कर लिया, प्लानिंग कर लिया, अब भाई मुझे से चलाना है, तो मैं उनसे क्या करूंगा, मैं उनसे बोलूंगा कि यार चलो आपको ये वाली क्लास लगाना है, आपको ये क्लास लगाना है, आपकी क्लास इस टाइम पर रहेगी, आपकी क्लास इस टाइम पर रहेगी, आपको इतने थोड़े पहले स्टूडियो आना पड़ेगा क्लास लेने के लिए। और कोई अगर मान लो किसी को अगर एकदम न्यू वैकेंसी आ जाती है, न्यू एकदम एग्जाम आ जाता है, तो फिर मैं उनको बताऊंगा कि आपको इस तरह से इस एग्जाम के लिए कराना है, तो मैं उनको निर्देश दे रहा हूँ, और निर्देश में इस तरह से दूंगा कि उन्हें ऐसा न लगे कि मैं उनके ऊपर हुक्म चला रहा हूँ कि चलो जाओ तुम मैराथन लो, तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा काम खत्म, तो मैं नहीं आता पढ़ाना। ठीक है, तो इस तरह से मैं चला रहा हूँ। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा उनसे, मैं उनसे बोलूंगा कि न्यू एग्जाम आ रहा है, इसके लिए आपको क्या सजेशन है, तो वो खुद ही बोलेंगे कि यार सर हम अपन ऐसा करते हैं कि अभी एग्जाम में 5 दिन है, 5 डेज तक ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि सभी का रिवीजन हो जाए चैप्टर वाइज या फिर प्रीवियस मिक्स करके। मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया, चलो करो, करते हैं कल से शुरू। तो इस तरह से उसको डायरेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि चलो तुम जाओ, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ, तुम मैथ्स कराओ, तुम हिंदी कराओ, भग छोड़ कर और भग जाएंगे वो, और उनको पहले ही पेमेंट कर दूंगा तो वो और पैसे खाकर भग जाएंगे ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये निर्देशन पर बहुत चीज़ें इफेक्ट करती है। अगर आपका डायरेक्शन अच्छा ना, जैसे आगे जाके आप टीचर बनने वाले रहोगे, हो सकता है कोई आप में से प्रिंसिपल भी बन जाए। अब आप प्रिंसिपल बनोगे तो आप टीचर्स के ऊपर एक तो ऐसा बोल सकते हो कि तुम जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, तुम वो करो, सबको आपने अपना अपना काम बांट दिया। एक ये हो सकता है कि आपको तो पता है भाई आपको किसे क्या काम देना है, उससे जस्ट पहले, काम देने से पहले आप उनसे ये पूछ सकते हो कि आप बताइए, आप हमारे मान लो हमें एक एग्जीबिशन लगाना है, उस एग्जीबिशन के लिए कौन कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है, कौन किस किस फील्ड में हेल्प कर सकता है। तो जो साइंस वाला टीचर रहेगा वो साइंस प्रोजेक्ट में ऑब्वियस हेल्प करेगा, एसएसटी वाला एसएसटी प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा, हिंदी जो लैंग्वेजेस वाले रहेंगे वो उस लैंग्वेज का जो भी लिटरेचर होता है उस लिटरेचर के एग्जीबिशन के लिए हेल्प करेंगे, पोइट्स ऑथर्स वगैरह के लिए एग्जीबिशन लगाई देंगे, तो वो बता देंगे ऑटोमेटिक कि हम ये इस फील्ड में कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका काम खत्म ही हो गया, आपने बता दिया चलो ये साइंस वाला है साइंस एग्जीबिशन संभालेगा, ये मैथ्स वाला मैथ्स एग्जीबिशन संभालेगा, ये लिटरेचर वाला सॉरी ये लैंग्वेज वाला ये लिटरेचर संभाल लेगा। क्लियर हुई बात? तो इस तरह से लेके चलोगे। अगर आप साइंस वाले को बोलोगे चलो तुम साइंस संभालो, तुम मैथ्स संभालो, तो उसके दिमाग में लगेगा हमसे पूछे ही नहीं कुछ। इस तरह से जो निर्देशन करना होता है, जो डायरेक्शन करना होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना बात? चलो भाई ये पढ़ लेना आप। समन्वय, कोऑर्डिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन मतलब ये कि सभी के बीच में तालमेल होना चाहिए, हर व्यक्ति के प्रयासों के बीच तालमेल बना रहे। मान लो कि मान लो एक चलो मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन बना ही दिया, तो इसी के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, इसी से सबको समझा देता हूँ आपको। मैंने 5 लोगों को इकट्ठा करा। ठीक, अब 5 लोगों को मैंने 5 लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अब इसमें से एक व्यक्ति है जो 30 मिनट्स पढ़ाता है ओनली, एक व्यक्ति है वो क्या करता है, वो 1 आवर पढ़ाता है, और एक व्यक्ति है जो लगभग चलो दोनों को लेते हैं, कुछ व्यक्ति जो 30 मिनट पढ़ाते हैं, कुछ व्यक्ति जो 1 आवर पढ़ाते हैं। अब भाई इसका काम तो कम है, इसका काम ज़्यादा है। ये क्या करता है, ये 30 मिनट पढ़ाता है, 30 मिनट से गप्पे मारता है। ये क्या करता है, 1 घंटे पढ़ाता है और बढ़िया 1 घंटे में ये पहले पढ़ाता है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा देता है, तो ये सब कुछ लेकर चल रहा है। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर मान लो दोनों का काम ठीक ठाक चल रहा है, ये कम काम कर रहा है, ये ज़्यादा काम कर रहा है, दोनों को पेमेंट ठीक इक्वल ही मिल रहा है, क्योंकि पेमेंट सभी के लिए इक्वल ही देना होता है। तो भाई जो 1 आवर वाला है, इसके माइंड में आ सकता है यार वो कम काम कर रहा है, फिर भी उसे इतना पेमेंट मिल रहा है, मैं इतना काम करता हूँ, इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, फिर भी मेरा कुछ उतना ही पेमेंट मिल रहा है। तो मुझे इस तरह से इसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि हर एक व्यक्ति सही सही काम करे, उनको ऐसा काम दो कि जो उनका एफर्ट है वो उनके एफर्ट से बराबर लगे। किसी को ऐसा नहीं लगे कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, या किसी को ऐसा नहीं लगे कि मैं कम काम कर रहा हूँ। अगर कम ज़्यादा काम की बात आ रही है तो आप उसको उन्हीं के अकॉर्डिंग आप पे करो।
आई बात समझ में? अगर ये 30 मिनट की क्लास लेता है तो इसको 30 मिनट के अकॉर्डिंग पेमेंट मिले, ये 1 आवर की क्लास लेता है तो इसको 1 आवर के अकॉर्डिंग पेमेंट मिले, या फिर दोनों बराबर ही काम करें, तो ये रहेगा समन्वय। ओके, अगर ये समन्वय गड़बड़ होता है, अगर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो लोग ही आपस में एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, तो समझ लो आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगा। आपको सबके साथ फ्रैंक होकर रहना पड़ेगा, इतना भी फ्रैंक नहीं कि वो अपने आप को बहुत समझने लगे, और इतना भी डिक्टेटर नहीं बनना आपके कि यार वो आपसे दबे रहें और अपना कुछ करे ही ना। तो ये कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंट्रोलिंग, आपको कंट्रोल करके रखना होता है। कंट्रोलिंग में 3 चरण शामिल है। कौन सा? मानकों का निर्धारण, वास्तविक निष्पादन की निर्धारित मानकों के साथ तुलना करना, आवश्यकता अनुसार सुधार के उपाय करना। बिल्कुल ठीक बात है भाई। देखो, निष्पादन मानकों का निर्धारण, निष्पादन मानकों का निर्धारण मतलब कि हम कब बोलेंगे, जो आपका परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के लिए हम कुछ क्राइटेरिया सेट कर देंगे कि यार आपकी परफॉर्मेंस इस लेवल की होना चाहिए। और एक्चुअल निर्धारण की भी हम बात करें, मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, अगर हम किसी भी एग्जाम की बात कर लें, चलो केवीएस को उठा लेते हैं, DSSB के हर बार बात करते हैं, इस बार केवीएस को उठा लिया। केवीएस के लिए मैंने मान लो 5 टीचर्स हायर करे, जो जिसमें से एक पढ़ाता है CDP, एक पढ़ाता है आपको मैथ्स, एक पढ़ाता है जीके, एक कोई भी आपकी लैंग्वेज पढ़ा रहा है, इंग्लिश इंग्लिश पढ़ा रहा है मान लो, और एक आपका हिंदी पढ़ा रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले कौन से रहेंगे? सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले रहेंगे CDP। आई बात समझ में? सबसे ज़्यादा व्यूज CDP वाली पे आने वाले हैं, ऑब्वियस बात है। और सेकंड सबसे ज़्यादा क्या पढ़ते हैं लोग? जीके पढ़ते हैं। लैंग्वेजेस की बात करें, अगर हिंदी और इंग्लिश को कंपैरिजन करें तो हिंदी पर व्यूज ज़्यादा आएंगे, इंग्लिश थोड़ा लोग फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ज़्यादा लेते हैं, इंग्लिश को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज कम चूज़ करते हैं। आई बात समझ में? मैथ्स में थोड़े और भी कम व्यूज आते हैं, क्योंकि कई लोगों का मैथ्स वीक होता है तो वो मैथ्स को बस उतना ही कर लेते हैं काम चलाने लायक। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार जैसे CDP वाले की पे लाखों से व्यूज आ रहा है, तुम्हारी पे लाखों के व्यूज क्यों नहीं आ रहा है? मुझे रियलिटी देखना होगा कि यार सबसे ज़्यादा लोग CDP ही पढ़ते हैं, उसके बाद इन लोगों को इन सब्जेक्ट्स को लोग कम ही पढ़ रहे होते हैं। ठीक है ना बात? तो इन पर व्यूज कम आएंगे, तो इसके हिसाब से मैं उनका कंपेरिजन करूंगा। ऐसा नहीं कि यार तुम्हारे भी लाखों आना चाहिए, तुम्हारे भी ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा भी ऐसा होना चाहिए, फिर मैथ्स वाला के मैं SSC वालों को जाकर पढ़ाता हूँ, फिर देखो मेरे कितने व्यूज आते हैं। तो मुझे एक मानक निर्धारण करना पड़ेगा कि उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें चलें, उसके अकॉर्डिंग ही मैं उनका कंपेरिजन करूँ। आई बात समझ में? सिचुएशन के अकॉर्डिंग निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग अगर आपका अच्छा है तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से चला लेते हो। डिसीजन मेकिंग में कुछ पॉइंट्स शामिल है। कौन कौन से पॉइंट शामिल हैं? चुनाव, निरंतर क्रियाकलाप, बौद्धिक क्रियाकलाप, प्रासंगिक सूचना पर आधारित लक्षण की प्रक्रिया, साधन ना कि अंत। साधन ना कि अंत क्या है? मीन्स एंड नॉट टू द एंड। अच्छा, विशिष्ट समस्या से संबंधित होना चाहिए, समय का उपयोग करने की वाली गतिविधि होनी चाहिए, प्रभावी संप्रेषण की आवश्यकता। ये सारे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट होने चाहिए डिसीजन मेकिंग में। कुछ ही डिसीजन मेकिंग के चरण हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे भाई? जो भी समस्या है उसको चिन्हित करोगे, फिर समस्या को आप एनालाइज करोगे, फिर उसके क्या अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकते हैं। मान लो 4-5 आपने सॉल्यूशन निकाल लिए, उन सॉल्यूशन के बारे में बात करोगे, फिर जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन रहेगा उसको आप चूज कर लोगे, फिर निर्णय को कार्य के रूप में परिणत करोगे, यानी कि जो भी आपने सॉल्यूशन चूज करा है उसे इंप्लीमेंट कर दोगे, और इसके बाद लोगे फीडबैक। फीडबैक लेने के बाद काम खत्म, और क्या, हो गई आपकी प्रॉब्लम सोल्व। मूल्यांकन गतिविधि तथा कार्यक्रम। मूल्यांकन गतिविधि कार्यक्रम क्या? देखो भाई, आपने सब कुछ काम कर लिया, अब उनको आपको मूल्यांकन भी करना पड़ेगा, मूल्यांकन स्ट्रेटेजी भी तो बनानी पड़ेगी। यह प्रक्रिया सतत होना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है, ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सकें और समय की संसाधन की बर्बादी ना हो। ठीक है, मूल्यांकन मतलब कि आपने DSSB के लिए क्या करा? आपने एक बुक पढ़ना शुरू करा, उस बुक को आपने लगभग 1 मंथ तक पढ़ा, और 1 मंथ के बाद आपने कहीं से प्रैक्टिस करी, PV लगाया, और आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। क्या मिला? नो इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, या तो आपने बुक को ढंग से नहीं पढ़ा, या फिर आपने ढंग की बुक को नहीं पढ़ा। तो या तो आप उसी बुक को ढंग से पढ़ो, या फिर आप कोई ढंग की बुक पढ़ो। आई बात समझ में? और ये काम समय रहते हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर एग्जाम डेट आ जाएगी तब पता चलेगा अरे अरे कचरा पढ़ लियो रे भाया, जो तो अब का हो है, फिर कछु नहीं हो सके। फिर तो जो हो सके है कि अगली बार जब वैकेंसी निकले तो हम फॉर्म डाल सके है। चलो, 10 पॉइंट क्या लिखा है? सहभागी एवं असहभागी। सहभागी असहभागी भाई ये है कि अगर उसमें लोग आपके
जिन लोगों के साथ भी आप काम कर रहे हो, अगर वो काम उसमें वो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं तो काम आपका अच्छा होगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा। सहभागी प्रबंधन प्रक्रिया क्या होता है? इस प्रथा का विकास सन 1920 में मानव संबंध आंदोलन के दौरान हुआ और ये रिसर्च स्कॉलर्स जो प्रबंधन तथा संस्थागत अध्ययन के अंतर्गत शोध कर रहे थे द्वारा अनवोषित कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। 1920 में हुआ, कुछ लोग जो इस पर रिसर्च कर रहे थे उनके कुछ सिद्धांतों पर ये आधारित थे। अन्वेषित मतलब डिस्कवर करा उन्होंने। सहभागी प्रबंधन में संस्थान के कर्मचारियों को कार्य करने की स्थिति एक सुरक्षित वातावरण में किस प्रकार है के बारे में आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब सहभागी में कुल मिलाकर आप क्या करते हो, उन लोगों को इन्वॉल्व करते हो, उनको पार्टिसिपेट करते हो। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके विरुद्ध वे आवाज उठा सकते हैं। सहभागी प्रबंधन में अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदारी प्रबंधक तथा पदाधिकारियों की ही होती है और वे उसके लिए जवाबदेही भी है। सही बात है। देखो भाई, सहभागी है, सबकी बात सुन ली, जितने भी एम्प्लॉयमेंट से सारे एम्प्लॉयमेंट्स की बातों को सुन लिए, लेकिन फाइनल डिसीजन तो आपका बॉस ही लेगा ना। फाइनल डिसीजन आपका बॉस लेगा, ठीक है। असहभागी में सभी निर्णय एक ही व्यक्ति लेता है, कार्यकर्ताओं पर डाल देता है। बस कार्यकर्ता फिर अपने मन से मन मार के जैसे तैसे काम कर रहे होते हैं। ठीक। चलिए, फिर इसके बाद एक सारांश आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, एक छोटा सा रिवीजन हो जाता है। तो एंड करते हैं क्लास को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप क्या कीजिएगा, लाइक, और दूसरा क्या कर दीजिएगा, कमेंट। ठीक है, शेयर वेयर करने की जरूरत है नहीं है, जो सर्च करेगा उसको वीडियो मिल ही जाएगी, जो सर्च नहीं करेगा उसको मिलेगी नहीं। तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा वीडियो में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको न्यू न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।